नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आज से शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डायलॉग का विषय है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बातचीत। कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। संसद के बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में मणिपुर बजट पर और लोकसभा में रेलवे से जुड़े अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की अहम बैठक आज। कानूनी विशेषज्ञ रखेंगे बिल पर अपनी राय। और झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी समेत ओडिशा के कई हिस्सों में अगले 2 दिन लू का रेड अलर्ट। झारखंड, बंगाल, तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु कालचक्र, जन, शांति और पृथ्वी है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्व के नीति निर्माता और चिंतक 6 मुख्य विषयों पर विचार मंथन करेंगे। इस बार रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत के दौरे पर हैं। क्रिस्टोफर लक्सन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद ये लक्सन की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री लक्सन की यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। नई दिल्ली में आज शुरू हो रहे 10वें रायसीना डायलॉग के लिए विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 10वें रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसी क्रम में रायसीना डायलॉग 2025 में शामिल होने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील इस आयोजन में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही लातविया के विदेश मंत्री बेबा ब्रेज भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंची। रायसीना डायलॉग 2025 में शामिल होने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी चेद ग्रीन भी दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही फिलीपींस के विदेश मामलों के सचिव एनरिक मनालो भी रायसीना डायलॉग 2025 में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस वक्त संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही जारी है। आज संसद के दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर 12 मार्च से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उच्च सदन में मणिपुर राज्य के बजट पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके साथ ही राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 विचार और वापस किए जाने के लिए पेश होंगे। वहीं लोकसभा में आज साल 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक देश एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। बैठक में कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ बिल पर अपनी राय रखेंगे। पिछली जेपीसी बैठक में इस मुद्दे पर जनता की राय लेने पर सहमति बनी थी। जनता की राय और सुझाव हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में जेपीसी के विभिन्न अखबारों और मीडिया आउटलेट्स में विज्ञापन देने की योजना बनाई है। इन विज्ञापनों के माध्यम से एक QR कोड भी प्रदान किया जाएगा ताकि लोग सीधे वेबसाइट पर जाकर अपनी राय जाहिर कर सकें। और अब बात करते हैं मौसम की। मार्च में महीने में ही देश के कई इलाकों में गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में कल तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई जिलों में आज तापमान में काफी तेजी से बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने झारसुगुड़ा, संबलपुर और कालाहांडी जिलों के कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका जताते हुए आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सुंदरगढ़, सोनपुर, कालाहांडी, बौद्ध और बोलनगिर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और क्योंझार, अंगुल, ढेंकनाल और मयूरभंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक बाहर जाते समय गर्मी के मद्देनजर एहतियात उपाय अपनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने भारत की विकास गाथा से लेकर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक सभी सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान के साथ रिश्तों से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा सकारात्मक पहल की, लेकिन जवाब नकारात्मक मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंक की नीति आज दुनिया में बेनकाब हो चुकी है। चीन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का मिलकर आगे बढ़ने का इतिहास रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि बेहतर संबंधों के साथ दोनों देश आगे बढ़ेंगे। भारत को भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि बताते हुए पीएम ने वैश्विक शांति की हर पहल में मदद की बात कही। पीएम ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। पॉडकास्ट होस्ट लेक्स फ्रीडमैन ने महात्मा गांधी को 20वीं शताब्दी और पीएम मोदी को 21वीं शताब्दी का महान नेता बताया। पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी हर सदी के लिए महान हैं। और आज 17 मार्च को बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की जयंती है। भारत में भी हम उन्हें सम्मान पूर्वक याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु राष्ट्र की नींव भी रखी। लेकिन जहां देश को उनकी विरासत का सम्मान करना चाहिए, वहीं हाल की घटनाएं कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। देखते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की ये खास रिपोर्ट। ये दृश्य 2023 में शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़े जाने की है, जिसे एक आंदोलन के नाम पर अंजाम दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान इसके हकदार नहीं थे, जिनका योगदान बांग्लादेश को आजादी दिलाने में रहा। उनके संग्रहालय को भी नष्ट कर दिया गया। जिस देश को उन्हें पीढ़ियों तक सम्मान देना चाहिए था, वहां उनकी यादों और विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। जो इस्लामिस्ट थे वो कभी भी उन्होंने चाहा नहीं कि बांग्लादेश बने इस पाकिस्तान और उधर से वो टूट के, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो पाकिस्तान बनाया था, अब क्यों पाकिस्तान हम तोड़ रहे हैं। और वो इस्लामिक फैक्टर उनके दिमाग में सबसे प्रायोरिटी लेता है। वही लोग अब सत्ता में आ गए हैं, अब वो अपना प्रतिशोध ले रहे हैं। तत्कालीन बंगाल के तुंगेपाड़ा में 17 मार्च 1920 को जन्मे शेख मुजीबुर रहमान एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उन्होंने कोलकाता और ढाका विश्वविद्यालय से कानून और राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और किशोरावस्था में जेल भी गए। 1949 में उन्होंने अवामी लीग की स्थापना की, जो पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक अधिकारों की आवाज बनी। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ उनके लगातार संघर्ष के चलते 1970 के आम चुनावों में उन्होंने अवामी लीग को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन पाकिस्तानी सैन्य शासन ने सत्ता हस्तांतरण से इनकार कर दिया। 7 मार्च 1971 को उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बंगालियों के खिलाफ क्रूर नरसंहार किया। इस कार्रवाई के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध हुआ, जिसने पाकिस्तान की सत्ता को हिला दिया।
मुजीब को पाकिस्तान की जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन उनकी प्रेरणा से आजादी की लड़ाई जारी रही। बेसिकली बांग्लादेश में दो तरीके की प्रवृत्तियां डोमिनेट करती है, एक जो इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करती है और दूसरी जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करती है। जो इस्लामिक राष्ट्रवाद है वो पाकिस्तान के विचार को रिप्रेजेंट करता है और जो बंगाली राष्ट्रवाद है वो बांग्लादेश की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस 1971 में दिया। हालांकि उससे पहले 1952 में जो भाषा आंदोलन था उसमें भी सेक्रीफाइस किया। तो ये बात मान के चलिए, और उनको जो लीडरशिप, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिया, वो बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने दिया। भारत के समर्थन से बांग्लादेश की जनता ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र गणराज्य बना। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कूटनीतिक समझौते के तहत पाकिस्तान को जनवरी 1972 में शेख मुजीब को रिहा करना पड़ा। जब वे ढाका लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और एक नए राष्ट्र के पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए। अपार लोकप्रियता के बावजूद शेख मुजीब को आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रो पाकिस्तानी ताकतों द्वारा अस्थिरता फैलाने की कोशिशें जारी थीं। जनवरी 1975 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और देश में स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन यह सपना अधूरा रह गया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के बागी गुटों ने शेख मुजीब और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान न सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, बल्कि वे विकासशील देशों के सभी लोगों के प्रेरणा के बिंदु थे, जो अपने अपने देशों में आताताई शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आज बांग्लादेश सहित सभी ग्लोबल साउथ के देशों को उनकी यादों को संजो कर रखना चाहिए और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने की जो उन्होंने नींव रखी थी उसे और मजबूत करना चाहिए। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और महाराष्ट्र की महायुति सरकार की तुलना मुगल शासक और औरंगजेब से करने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं ने जब से कांग्रेस पार्टी का साथ पकड़ा है तभी से औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। इससे पहले इनके आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनके नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को अब औरंगजेब से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। संभवतः औरंगजेब उनके अब नए आराध्य दैवत हो गए। पहले उनके आराध्य दैवत हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया, जब से वो मुस्लिम वोटों के मोहताज हुए हैं, तब से उनको औरंगजेब का कामकाज, औरंगजेब का शासन अच्छा लगता है। वह औरंगजेब जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपहरण किया था, वह औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कराई थी, उनके नाखून नोच लिए थे, उनके जीभ काट दिए थे, उनकी आंखें निकाल ली थी और बहुत ही निर्दयता पूर्वक अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की थी। अगर ऐसे लोगों को औरंगजेब के प्रति ज्यादा प्यार उमड़ रहा है तो पूरा महाराष्ट्र आगे जाके तय करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। वहीं महाराष्ट्र सरकार राज्य की संस्कृति, महापुरुषों के योगदान से भावी पीढ़ियों को परिचित कराने में निरंतर प्रयासरत है। उनके इन प्रयासों में केंद्र सरकार की भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक प्रतिमा का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य में एक बड़ा योगदान है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी वीरता और युद्ध कौशल का लोहा मनवाया था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त उछाल आया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7 मार्च को समाप्त होने वाले हफ्ते में 15 अरब डॉलर बढ़कर करीब 654 अरब डॉलर हो गया है। बीते 2 वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में ये सबसे बड़ी बढ़त है। इससे पहले के हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.781 अरब डॉलर गिरकर 638.698 अरब डॉलर रह गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में आई इस बढ़त की वजह 28 फरवरी को आरबीआई की ओर
से किए गए 10 अरब डॉलर के फॉरेक्स स्वैप को माना जा रहा है। इस फॉरेक्स स्वैप के तहत केंद्रीय बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने और बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से रुपयों के बदले डॉलर खरीदे थे। पिछले साल सितंबर 2024 में फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई करीब 704 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% और 6.7% रह सकती है। फाइनेंशियल सर्विस फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की विकास दर पर सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2026 तक 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2028 तक ये 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह बढ़ोतरी असाधारण वृद्धि संयोग नहीं बल्कि वर्षों की दूरदृष्टि और साहसिक आर्थिक सुधारों का परिणाम है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तब उन्होंने देश के कायाकल्प के लिए एक मजबूत दिशा तय की थी। भारत के आर्थिक सुधारों में कर सुधारों से लेकर वित्तीय समावेशन, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक हर पहलू में देश ने अनुकूल परिवर्तन किए हैं। इन सुधारों ने न केवल अर्थव्यवस्था को गति दी है बल्कि भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित भी किया है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, ये स्पष्ट है कि भविष्य भारत का है। जहां एक और दुनिया अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही है, वहीं भारत अपनी मजबूत आर्थिक नीति और विकासात्मक दृष्टिकोण के साथ तेजी से विकास कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का उद्घाटन किया। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन के लिए उपाधि से नवाजा। इस दौरान पहलवान संग्राम सिंह, पुशअप मैन रोहताश चौधरी, फिट इंडिया एम्बेसडर मिकी मेहता और पहलवान शैंकी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम को आगे ले जाते हुए केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किया। एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया फिटनेस आइकन की उपाधि से नवाजा। इस दौरान पहलवान संग्राम सिंह, पुशअप मैन रोहताश चौधरी, फिट इंडिया एम्बेसडर मिक्की मेहता और पहलवान शैंकी ने फिटनेस पर अपने सुझाव साझा किए। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया कार्निवल में विभिन्न प्रकार की फिटनेस गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने हर किसी से फिट इंडिया कार्निवल में आने की अपील की। देश में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। मैं दिल्ली वासियों को आग्रह करता हूं कि ये 3 दिन चलने वाला फिट इंडिया कार्निवल में अवश्य भाग लीजिए। यहाँ एंटरटेनमेंट जोन भी है, गेम्स जोन भी है, फन जोन भी है और फिट जोन भी है। सभी जोन में जाके आप अपने स्वयं को फिट रहने का मंत्र लीजिए। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और देश को समृद्ध बनाने में आपका सहयोग दीजिए। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिट इंडिया आइकॉन चुने जाने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम की जमकर सराहना की। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर कि इस फिट इंडिया कैंपेन में, फिट इंडिया कार्निवल में मुझे फिट इंडिया आइकॉन से सम्मानित किया गया है और ऑन बोर्ड लाया गया है इस इनिशिएटिव के लिए। बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हमारे सिटीजन जो है फिट रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और प्रॉस्परस होगा और प्रगति के मार्ग में चलेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहिम है पीएम मोदी साहब का। 18 मार्च तक चलने वाले फिट इंडिया कार्निवल का मकसद एक स्वस्थ और एक्टिव जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जो देश में फिटनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ मोटापे से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने में मददगार साबित हो। पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम का असर अब धरातल पर सामने आ रहा है। क्या आम, क्या खास, इस मुहिम से हर वर्ग लगातार जुड़ता जा रहा है। साथ ही साथ देश के यूथ आइकन और फिट इंडिया आइकन भी पीएम मोदी के फिट इंडिया के मैसेज को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय स्पेशल एथलीटों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। फ्लोरबॉल में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए। भारतीय स्पेशल एथलीटों ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स ड्यूरेन में शानदार प्रदर्शन किया और इस वक्त हमारे साथ हैं फ्लोरबॉल इवेंट की कोच और उनके जो एथलीट हैं जिन्होंने की ब्रॉन्ज मेडल जीता। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इन खिलाड़ियों की आप इस मंच पे मेडल जीतना? इस मंच पे इन स्पेशल एथलीट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि फीमेल फ्लोरबॉल में आज तक शायद जहां तक मुझे नॉलेज है मेडल नहीं आया है भारत का। तो इन्होंने बहुत मेहनत की और चलो जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, पर फिर भी जो इन्होंने मेहनत की उसका फल इनको मिल गया और हम ब्रॉन्ज मेडल से ही मतलब संतुष्ट, इसको मान सकते हैं कि संतुष्ट हुए। जिस तरह से एक बार देखा कि स्टार्टिंग में कुछ मैच हारे तो बच्चे कुछ डिमोटिवेट हो रहे थे, फिर अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि बच्चों में मोटिवेशन आया और जो काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी उनको हराया? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा फर्स्ट मैच यूक्रेन के साथ था तो ये थोड़ा सा क्राउड की वजह से थोड़ा इनको लग रहा था कि मतलब इतना क्राउड फर्स्ट टाइम देखा इन्होंने इतना क्राउड, तो थोड़ा मतलब ये समझ नहीं पा रहे थे इस बात को। पर जब हम सेकंड थर्ड और मैच खेलते गए तो इनमें कॉन्फिडेंस आता गया और इन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन किया। अपने बहुत ही शानदार कमाल दिखाया क्योंकि पूरा टीम एक साथ आई। तो कितना मजा आया आपको और कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस जीत को? आप हमें बहुत मजा आया और हम इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि इस मंच पे जीतना कोई भी हम कह सकते हैं कि इन बच्चों द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतना बहुत एक बड़ी बात है भारतीय खेल के लिए। क्या आप वजह मानते हैं कि टीम ने इतना अच्छा खेला, इतना ज्यादा मेडल जीते भारतीय टीम ने, इसकी पीछे वजह क्या मानते हैं आप? इसके लिए पहले तो हमारे कोचेस जिन्होंने हमें इतना सिखाया और यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मैच हारने के बाद भी हम डिमोटिवेट हो गए थे तो इन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो मैं अपने कोचेस को इसका श्रेय दूंगी कि इनकी वजह से हम इतना अच्छा खेल पाए हैं। पूरा ओवरऑल टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं? कितना इंस्पायर हुए यहाँ आके आप खेल के और अपने देश के लिए मेडल जीत के? मुझे बहुत अच्छी बात है कि मैंने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मैंने अपनी टीम की, हमारी टीम के लिए और कोचेस के लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो उनने हमको सपोर्ट किया, हमको बताया, तो ये करा। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक ओवरऑल भारत का परफॉर्मेंस रहा, शानदार रहा और बच्चे काफी मोटिवेटेड दिखे। कुछ मैचेस उन्होंने हारे भी लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और यहां से मेडल जीत के गए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ट्यूरिन। और हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार समारोह में हॉकी जगत से जुड़ी कई हस्तियां नजर आईं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। हॉकी इंडिया ने अपने 7वें सालाना पुरस्कार समारोह का आयोजन दिल्ली में किया। इस बार का पुरस्कार समारोह 2 महीनों में खास रहा। 2025 में भारतीय हॉकी के FIH से जुड़ने के 100 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं ये भारत की 1975 में मिली हॉकी विश्व कप जीत की 50वीं सालगिरह भी है। ये भारत द्वारा जीता गया पहला और अब तक का एकमात्र हॉकी विश्व कप है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया ने 1975 के विश्व कप में हिस्सा लेने वाले दल को सम्मानित किया। मुझे गर्व होता है कि आज इसी दिन में हमारे इंडियन टीम इंडिया 1975 में कोलालमपुर में वर्ल्ड चैंपियन हुए थे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। जो हमने सोचा कि हमारा भारतीय हॉकी इंडिया फिर से हम बादशाह बन सकता है, फिर से बादशाह बन गया है। हम कंसेक्यूटिव 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना और आज के जमाने में दुनिया का टॉप टीम को देखिए, एक स्पेस खाली नहीं छोड़ता, इतना टाइट मैन मार्किंग, हर चीज इतना टाइट है। ऐसा में हम उनको हरा करके ओलंपिक मेडल जीत के लाना ये कोई मामूली बात नहीं है। सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह को महिला और पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। हरमनप्रीत ने हॉकी इंडिया के प्रति आभार प्रकट किया। बहुत खुश हूँ और बहुत लकी समझ रहा हूँ अपने आप को कि आज का जो समय जो फंक्शन है हमने उनके साथ स्पेंड किया है और उनको लाइव देखा है, तो हमारे लिए एक आई थिंक लाइफ टाइम ये मेमोरी है और मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगा। मैं
इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को भी सम्मानित किया गया। वहीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पदक जीतने वाले पुरुष और महिला टीम और जूनियर एशिया कप जीतने वाली टीम को सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय हॉकी में योगदान देने वाले अंपायर्स, टेक्निकल अधिकारी और सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। फैज खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जयपुर डेल्टा पोलो टीम ने बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में जयपुर डेल्टा ने कैरसिल जिंदल को 13-7 के अंतर से हराकर लगातार दूसरे साल ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। तो आप देखिए इस खास रिपोर्ट को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पोलो के कौशल और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के साथ बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप 2025 का समापन हुआ। नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में जयपुर डेल्टा ने कैरिसल जिंदल को 13-7 से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। मुकाबले की शुरुआत इंडिया टीवी के प्रमुख रजत शर्मा ने औपचारिक गेंद फेंक कर की। इस मौके पर उपस्थित लोकसभा सांसद और पोलो खिलाड़ी नवीन जिंदल ने भारत में पोलो के उभरते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए। पोलो जो है वो भारत का तोहफा है पूरी दुनिया के लिए, और अब जो है पोलो का दोबारा से पूरे देश के अंदर पोलो जो है दोबारा से उभर के आ रहा है और पोलो जो है लोकप्रिय हो रहा है। हज़ारों लोग देखने के लिए आ रहे हैं और वो आके देखते हैं कि बाकी खेलों के मुकाबले पोलो के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो स्पीड है पोलो के अंदर, जिस तरह से पोलो में जिस तरह से एक दूसरे को पीछे हटा करके धक्का दे करके और बॉल लेते हैं, तो लोगों को इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। और पोलो मैं समझता हूँ कि पोलो निरंतर हमारा देश पोलो के अंदर आगे बढ़ रहा है। टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के बाद जयपुर डेल्टा टीम को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। जयपुर के पूर्व शाही परिवार के सदस्य और जयपुर डेल्टा टीम के खिलाड़ी पद्मनाभ सिंह ने मैच को लेकर अपने अनुभव साझा किए। बहुत बढ़िया अवसर है। हमारी जो जयपुर डेल्टा की टीम है आज विजय रही। एक बहुत बेहतरीन गेम खेला कैरसिल जिंदल टीम ने, पर आज हमारी टीम ने जो प्रदर्शन दिया वो एक बहुत बेहतरीन लेवल का था और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारी जो टीम है वो हम जीते। इस कार्यक्रम में पेरू के विदेश मंत्री और कई गणमान्य व्यक्तियों सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए जो रोमांचक मुकाबले से मंत्रमुग्ध नजर आए। Well, I'm really honored to be invited to today's match, which I understand is the last match of this season, polo season here in Delhi, in India. I arrived this morning, specially invited by the Indian government to participate in the Raisina dialogue, no? So today the match has a lot of power, and seeing Jaipur Delta playing so well, all the goals I think are going fantastic. And of course it's a beautiful game today, sunny afternoon. I hope everyone enjoys the game. I am very enjoying here. It is so fun. बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप एक सदी से भी अधिक समय से चली आ रही एक समृद्ध विरासत का दावा करती है, जो अब अपने 103वें वर्ष में है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पोलो खिलाड़ियों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है और साथ ही भारत में इस खेल के विकास और मान्यता को भी बढ़ावा देता है। फैज खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।